दिस इज 92.7 बिग एफएम। मैं अन्नू कपूर स्वागत करता हूं। वेलकम टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। मेरे मेहरबान दोस्तों, शुरू करते हैं वो सफर जहां फिल्मी दुनिया के सुहाने दौर के किस्से कहानियां हैं, कुछ अफसाने और तराने हैं। तो आज के अफसानों की लिस्ट कुछ इस तरह से है। आज की पहली कहानी होगी वहीदा रहमान से जुड़ी हुई। वहीदा रहमान को लगता था कि फिल्मों में जो दिखाया जाता है वैसा असल जिंदगी में नहीं होता, मगर एक दिन उनके साथ वैसा ही हो गया जिसे आज तक वो सिर्फ फिल्मों में देखा करती थीं। पता चलेगा आज के क्या हो गया था। दूसरी कहानी बलराज साहनी की। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने मीना कुमारी की जान जोखिम में डाल दी। फिर क्या हुआ मालूम चलेगा आज। तीसरी कहानी में बताऊंगा चित्रगुप्त जी के बारे में। और चौथी कहानी होगी शोले की शूटिंग से जुड़ी कहानी। उसकी शूटिंग के बदले कितना पैसा मांग रहे थे कुछ लोकल लड़के रमेश सिप्पी से। इन कहानियों के अलावा दिल ने फिर याद किया में याद करेंगे उस कलाकार को जिसे हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु तीनों भाषाओं की पहली बोलती फिल्म में काम करने का क्रेडिट जाता है। उनके जीवन की कहानी होगी आज। ऐसे ही कुछ अफसाने बयान करूंगा। एक बार वहीदा रहमान ने एक प्रोड्यूसर से पूछा, हमारी फिल्मों में इतना मेलोड्रामा क्यों दिखाते हैं? ट्रेजेडी के ऊपर ट्रेजेडी, और वो भी एक के बाद एक। इधर हीरो का एक्सीडेंट हो गया है, उधर उसकी बहन का किडनैप हो गया है, माँ अस्पताल में खून के इंतजार में मर जाती है, और इधर कोई पैसा नहीं है, कौड़ी नहीं है, महाजन कर्जा लेने के लिए खड़ा हुआ है। ये सब बहुत अनरियलिस्टिक होता है, ये सब रियल लाइफ में कहाँ होता है। तब प्रोड्यूसर ने जवाब दिया कि वहीदा जी, कभी कभी ऐसा हो जाता है और बहुतों के साथ हुआ है। जब कभी आपके साथ होगा तब आपको पता चलेगा। और एक बार वहीदा की जिंदगी में भी ऐसा ही हो गया। एक के बाद एक मुसीबतें एक साथ आ टपकी। बात उन दिनों की है जब वहीदा रहमान अपने पति कमलजीत और बच्चों के साथ बेंगलोर के पास एक फार्म हाउस में रहा करती थीं। फार्म शहर से दूर था, वहां बिजली भी ठीक से नहीं आती थी। पति की हेल्थ की वजह से उन्हें फार्म हाउस में रहना पड़ रहा था। 1997 में एक दिन उनके पति को अटैक आया और उन्हें इलाज के बाद घर पर रहने की सलाह दी गई। इस बात को एक हफ्ता ही हुआ होगा कि उनकी सास गिर पड़ी और कूल्हे की हड्डी टूट गई। सास को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ गया। घर पर बीमार पति और हॉस्पिटल में बीमार सास, दो मुसीबतों के बीच तीसरी मुसीबत यह आ गई कि उनका खाना बनाने वाला भी अचानक नौकरी छोड़कर चला गया। चौथी मुसीबत यह आई कि उनकी कार के ब्रेक्स भी खराब हो गए। इतनी फुर्सत भी नहीं मिल रही थी कि वो रिपेयर करवा सकें। इन्हीं दिनों बारिश भी जबरदस्त पड़ना शुरू हो गई, सो फार्म हाउस का फोन भी डेड हो गया। मतलब जितना बुरा हो सकता था वो सब हो गया। बीमार सास को संभालने हॉस्पिटल जाना है मगर गाड़ी खराब है, पूरे घर का खाना भी बनाना है, टैक्सी बुलाने के लिए फोन नहीं है, घर में पति को संभालना है, हॉस्पिटल में सास की देखभाल करना, वापस आकर बच्चों को संभालना। अगर वहीदा हॉस्पिटल देर से पहुंचती तो सास को बीमार बेटे की फिक्र होने लगती, अगर घर आने में देर हो जाती तो पति चिंता करने लगते। और तो और उन्हीं दिनों बिजली भी ऐसी गई कि कुछ दिन तो बिना लाइट के गुजारने पड़े। ये कुछ दिन वहीदा रहमान को ये एहसास करा गए कि कभी कभी जिंदगी में भी फिल्मों की तरह एक साथ एक के बाद मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ते हैं और समझ नहीं आता कि अब क्या करें। बताऊंगा कि बलराज साहनी की बात रखने के लिए मीना कुमारी ने अपनी जान जोखिम में डालकर कर दिया खतरनाक स्टंट, जबकि फिल्म के निर्देशक नहीं चाहते थे इस बात के लिए, नाराजी थे। फिर क्या हुआ ये बताऊंगा वापस लौटकर। आप सुनते रहें 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। बात 1965 की है। सलील चौधरी बना रहे थे फिल्म पिंजरे के पंछी। शूटिंग लोनावला और खंडाला में हो रही थी। फिल्म में एक सीन था कि मीना कुमारी रेल की पटरियों के बीच भाग रही हैं और पीछे से ट्रेन आ रही है और बलराज साहनी भागकर मीना कुमारी को बचाते हैं।
सलिल चौधरी इस सीन में मीना कुमारी के डुप्लीकेट का इस्तेमाल करना चाहते थे। सीन खतरनाक था, इसलिए प्लान यह था कि वो मीना कुमारी के क्लोजअप शॉट लेंगे और बाकी काम डुप्लीकेट के साथ पूरा कर लेंगे। लेकिन न जाने क्यों बलराज साहनी साहब के दिल में कुछ और ही चल रहा था। उनकी इच्छा थी कि यह सीन मीना कुमारी खुद करें। उन्होंने इस बारे में सलिल चौधरी से भी बात की, लेकिन सलिल चौधरी ने साफ मना कर दिया कि वो मीना कुमारी को इतना बड़ा रिस्क में नहीं डाल सकते। पर बलराज साहनी ने हार नहीं मानी और पहुंच गए मीना कुमारी के पास। बलराज साहनी ने मीना कुमारी को किसी तरह मना लिया कि यह सीन उन्हें खुद ही करना चाहिए। बलराज साहनी की बातों में आकर अब मीना कुमारी ने सलिल चौधरी से जिद करनी शुरू कर दी कि वो ये सीन खुद ही करेंगी। सलिल चौधरी इस बार मीना कुमारी को मना नहीं कर पाए और मजबूरी में उनके साथ इस सीन को फिल्माने की तैयारी शुरू कर दी। सीन फिल्माया जाना था डेक्कन क्वीन ट्रेन के साथ। 1-2 रिहर्सल के बाद कैमरा और पूरी यूनिट रेडी हो गए और डेक्कन क्वीन के आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही 5:40 हुए, दूर से दिखा कि डेक्कन क्वीन शोर मचाती हुई, धड़धड़ाती हुई चली आ रही है। सलिल चौधरी ने बोला एक्शन, और मीना कुमारी पटरियों के बीच दौड़ने लगी। पीछे पीछे बलराज साहनी ने भी ठहरो ठहरो चिल्लाते हुए दौड़ना शुरू कर दिया। 2 लोगों को पटरियों के बीच दौड़ता देख वो इंजन ड्राइवर उलझन में पड़ गया। लगातार सीटियां बजाने लगा, हॉर्न देने लगा, लेकिन डेक्कन क्वीन धड़धड़ाती, घड़घड़ाती, शोर मचाती दोनों के पीछे तीव्र गति से बढ़ी चली आ रही थी। ट्रेन बहुत करीब आ गई। सलिल चौधरी भी घबरा गए, मगर बलराज साहनी किसी तरह मीना कुमारी को जोर से धक्का देकर पटरियों के पार फेंकने में कामयाब हो गए और बाद में खुद भी दूसरी तरफ कूद गए। रेल फर्राटे से गुजर गई। शॉट ओके हो गया, पैकअप हो गया। सब लोग होटल पहुंच गए। बलराज साहनी को होटल पहुंचकर एक ख्याल बिजली की तरह मस्तिष्क में कौंध गया कि अगर कहीं उनका पैर फिसल जाता या बैलेंस बिगड़ जाता, मीना कुमारी को पटरियों से नहीं धकेल पाते, तब क्या होता। जरा सी भूल से न केवल मीना बल्कि खुद की भी जिंदगी जा सकती थी। ये सोच सोचकर वो इतने परेशान हो गए कि माफी मांगने वो मीना कुमारी के कमरे जा पहुंचे। कमरे में पहुंचकर देखा कि मीना दोनों हाथों से अपने सर को दबाए हुए बैठी हैं, आंखें और चेहरा लाल पड़ा हुआ है। दरअसल पटरियों के किनारे पत्थर के टुकड़ों से मीना के हाथ पांव कई जगह से छिल गए थे। बलराज साहनी ने मीना कुमारी से कहा कि इसका कारण मैं हूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं और आपसे माफी मांगने आया हूं। मुझे न जाने नेचुरली सीन करने का भूत कहां से सवार हो गया था, जिसकी वजह से मैंने आपकी जान भी जोखिम में डाल दी। इस माफी के बाद बलराज साहनी ने कसम खा ली कि वो नेचुरल सीन के चक्कर में अब दोबारा कभी जान जोखिम में नहीं डालेंगे, कम से कम किसी दूसरे की तरह। दिल ने फिर याद किया। इस सेगमेंट में हम आज याद करेंगे उस निर्माता, निर्देशक और अभिनेता को जिसने भारत की 3 भाषाओं की पहली बोलती फिल्मों में काम किया। ये शख्सियत कौन थी और उनके जीवन की क्या कहानी थी, ये सब थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहें 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। दिल ने फिर याद किया में आज दिल याद करेगा एलवी प्रसाद को। एलवी प्रसाद एक ऐसी हस्ती थे जिसने हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगला, उड़िया, मलयालम और कन्नड़ भाषा की फिल्मों का निर्माण, निर्देशन और लेखन किया। एलवी प्रसाद आंध्र प्रदेश के गांव में 17 जनवरी 1908 को एक किसान परिवार में जन्मे थे। उनका मूल नाम था अक्किनेनी लक्ष्मी वारा प्रसाद राव। बचपन से ही एलवी प्रसाद तेज दिमाग के थे। पढ़ाई में लेकिन खास रुचि नहीं थी, लिहाजा कम उम्र में ही वो नाटकों और नृत्य मंडलियों की तरफ आकर्षित होने लगे। धीरे धीरे उनका यह जुनून इस हद तक पहुंच गया कि वो घर छोड़कर चले आए बॉम्बे, फिल्मों में अपना भाग्य आजमाने। ये वो दौर था जब
मूक फिल्में, साइलेंट फिल्में बना करती थी। बॉम्बे आकर एलवी प्रसाद दादर के कोहिनूर स्टूडियो पहुंचे काम की तलाश करने। लेकिन मुश्किल ये थी कि वो ना तो हिंदी बोल पाते थे, ना इंग्लिश, ना मराठी। इसलिए उन्हें काम तलाश करने में बहुत मुश्किल होने लगी। लेकिन पेट तो पालना था। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने वहीं पास में एक दर्जी की दुकान पर साफ सफाई का काम करना शुरू कर दिया। यहां उनके खाने पीने और रहने का जुगाड़ हो गया और यहीं काम करते हुए उन्होंने हिंदी भी सीखना शुरू कर दिया। कुछ महीने में ही एलवी प्रसाद की मेहनत रंग लाई और उन्हें वीनस फिल्म कंपनी में काम मिल गया, लेकिन एक्टिंग का नहीं, ऑफिस बॉय का। मेहनती एलवी प्रसाद ने वीनस कंपनी में कुछ महीने गुजारे और किसी तरह इंडिया पिक्चर कंपनी में नौकरी पाली। लेकिन यहां भी वो ऑफिस बॉय ही थे और यहां उन्होंने अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लिया। वहां से अख्तर नवाज ने उन्हें साइलेंट फिल्म स्टार ऑफ द ईस्ट में एक छोटा सा रोल दे दिया। एक फिल्म में काम पा लेने के बाद वो अपनी पुरानी कंपनी यानी वीनस फिल्म गए एक्टिंग का काम मांगने, जहां उन्हें काम तो नहीं मिला, पर पहचान के जरिए भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा में एक किरदार करने का मौका मिल गया। उसके बाद उसी साल एलवी प्रसाद को तमिल की पहली बोलती फिल्म कालिदास और तेलुगु की पहली बोलती फिल्म भक्त प्रहलाद में काम मिल गया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक व्यक्ति ने 3 भाषाओं की पहली बोलती फिल्म में अभिनय किया हो। एलवी प्रसाद ने उसके बाद कुछ और फिल्मों में काम किया और निर्देशक अली शाह के सहायक बनकर डायरेक्शन सीखने लगे। 2-4 हिंदी और तेलुगु की फिल्मों में सहायक निर्देशन का काम करने के बाद 1946 में उन्होंने तेलुगु फिल्म गृह प्रवेशम से निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा। इस फिल्म की कामयाबी ने उनकी अलग एक पहचान बना दी और उन्होंने तेलुगु और तमिल फिल्मों में अपना एक खास मकाम बनाना शुरू कर दिया। 1957 में उन्होंने मीना कुमारी और राज कपूर को लेकर पहली हिंदी फिल्म का निर्देशन किया। फिल्म थी शारदा। उसके बाद मिस मैरी, छोटी बहन, बेटी बेटे, जीने की राह जैसी फिल्में बनाई और ससुराल, मिलन, राजा और रंक, एक दूसरे के लिए, मेरा घर मेरे बच्चे जैसी फिल्मों का निर्माण भी किया। एलवी प्रसाद ने तमिल, तेलुगु और हिंदी के अलावा बंगला, उड़िया, मलयालम और कन्नड़ भाषा की फिल्मों का निर्माण भी किया, निर्देशन भी किया और 5 फिल्मों में लेखन भी किया। एलवी प्रसाद को तेलुगु और तमिल सिनेमा का पितामह कहा जाता है। सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें 1982 का दादा साहब फाल्के अवार्ड प्रदान किया गया। उन्होंने हैदराबाद में एक नेत्र चिकित्सालय का निर्माण भी किया, जो एशिया के सर्वोत्तम आई हॉस्पिटल में से एक माना जाता है। 22 जून 1993 को 86 साल की उम्र में एलवी प्रसाद का निधन हो गया। लेकिन प्रसाद जी छोड़ गए अपनी यादें। दिल ने फिर याद किया कि सेगमेंट के जरिए एलवी प्रसाद साहब की प्रतिभा को सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। अब बात संगीतकार चित्रगुप्त जी की। चित्रगुप्त जी का जन्म बिहार के गोपालगंज में हुआ था और म्यूजिक में उनकी रुचि बड़े भाई जगमोहन आजाद की वजह से हुई। भाई साहब पत्रकार थे, लेकिन पत्रकारिता के साथ साथ संगीत का भी बहुत शौक था। चित्रगुप्त इन्हीं से उत्प्रेरित होकर पंडित शिव प्रसाद त्रिपाठी से विधिवत शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त करने लगे। इतना ही नहीं, चित्रगुप्त जी ने भातखंडे महाविद्यालय लखनऊ से नोट्स मंगाकर संगीत का रियाज करना भी शुरू कर दिया। उन दिनों वो पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में अध्यापन भी कर रहे थे, लेकिन हृदय में संगीत बसा था। इस संगीत साधक का मन कहां लगने वाला था। नतीजा यह हुआ कि एक दिन नौकरी छोड़ दी
और पटना से चले आए बंबई। चित्रगुप्त जी उस दौर के सबसे अधिक विद्वान पढ़े लिखे संगीतकारों में से एक थे। बंबई आकर उन्होंने मुश्किलात झेली, लेकिन संघर्षों से कभी डरे नहीं, घबराए नहीं। संगीतकार एच.बी. दास के म्यूजिक डायरेक्शन में कोरस में भी गाया। उसी दौरान उनकी मुलाकात हुई संगीतकार एस.एन. त्रिपाठी से। एस.एन. त्रिपाठी चित्रगुप्त से मिलकर बहुत प्रभावित हुए, बहुत अच्छे लगे और उन्होंने अपना असिस्टेंट बना लिया। कुछ ही दिनों में उन्हें एज एन इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर पहली फिल्म मिली, लेडीज रॉबिन हुड। यह पहला ब्रेक था। उसके बाद चित्रगुप्त जी धुनों की यात्रा पर निकल पड़े और फिल्मों में बेजोड़ संगीत देने में मशगूल हो गए। ये बहुत कम संगीत प्रेमी जानते हैं कि गीता दत्त ने सबसे ज्यादा गीत दादा चित्रगुप्त के लिए गाए हैं। लता जी के साथ बहुत करीबी रिश्ता रहा, इतना कि चित्रगुप्त के बेटे मिलिंद का नामकरण भी लता जी ने ही किया था। चित्रगुप्त जी ने बड़ा आदमी, अपलम चपलम, ओपेरा हाउस, औलाद, मैं चुप रहूंगी, आकाशदीप और भाभी जैसी फिल्मों के साथ साथ 40 से भी ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया है। बहुत ग्रेट मानता हूं चित्रगुप्त जी को। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, क्या क्या गीत कंपोज किए हैं। ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर, ग्रेट। शोले की शूटिंग चल रही थी, तभी कुछ लोग सेट पर आए और धमकी दे दी रमेश सिप्पी को, शूटिंग बंद कर दो वरना सेट जला देंगे। फिर क्या हुआ, जानने के लिए सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। शोले की शूटिंग बेंगलोर के पास एक गांव है रामनगरम, वहां चल रही थी। एक दिन रामनगरम गांव के 4 लड़के सेट पर रमेश सिप्पी से मिलने आए। उस वक्त रमेश साहब शूटिंग में बिजी थे, सो उन्होंने लड़कों को कह दिया कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए। लड़के वेट करने बैठ गए। रमेश सिप्पी बिजी हो गए शूटिंग में, लड़कों को भूल गए बिल्कुल। शाम को पैकअप के बाद असिस्टेंट ने बताया कि वो लड़के अभी भी वेट कर रहे हैं। अब रमेश सिप्पी उनसे मिले, तब लड़कों ने धमकी दी कि शूटिंग बंद कर दो नहीं तो सेट जला दिया जाएगा। लड़कों ने यह भी कहा कि कोई बंबई का आदमी है, बेंगलोर में फिल्म नहीं बना सकता। उन्हीं दिनों कर्नाटक और महाराष्ट्र की बाउंड्री को लेकर विवाद भी चल रहा था। सो रमेश सिप्पी साहब को लगा कि ये लोग शायद इसी वजह से विरोध कर रहे हैं। रमेश सिप्पी उन्हें समझाते हुए बोले, देखो हमारी इस फिल्म से आपके कितने लोगों को काम मिल रहा है, रोजगार भी तो मिल रहा है। बड़े तर्क देने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई तर्क काम नहीं आया। लड़के अपनी बात पर अड़े रहे और धमकी दे दी कि कल तक काम बंद नहीं हुआ तो सेट जला दिया जाएगा। रमेश सिप्पी परेशानी में पड़ गए, कैसे इस मुसीबत से निपटा जाए। सुबह हो गई, एक संदेश मिला, 50,000 में मामला सुलट सकता है। यह मैसेज पढ़ते ही समझ गए कि मामला पैसा ऐंठने का है। रमेश सिप्पी ने पलट के अपना संदेशा भिजवा दिया, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अगले दिन आराम से शूटिंग हुई, मगर रात में एक और मैसेज आया कि मामला 20,000 में भी सुलट सकता है। सिप्पी साहब का फिर से वही जवाब था, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अगली सुबह तीसरा संदेश 10,000 रुपए का। बिल्कुल बात क्लियर हो गई कि ये कोई तगड़े गुंडे नहीं है, बल्कि छुटभइये चिंदी चोर हैं। उन्होंने अब पैसे देने से इनकार करते हुए लोकल पुलिस कमिश्नर से बात की और सारा मामला एक्सप्लेन कर दिया। कमिश्नर ने उन स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए कहा। रमेश सिप्पी ने उन लोकल लड़कों को सेट पर बुलाया, पुलिस के निशान लगे हुए नोट उन्हें दे डाले। रमेश सिप्पी के नोट देते ही पुलिस ने लड़कों को रंगे हाथ धर दबोचा और ले गई थाने। इस घटना के अगले दिन कुछ और लोग रमेश सिप्पी से मिलने सेट पर आए। ये सभी आसपास के गांवों के किसान थे। इनमें उन लड़कों के माँ बाप भी थे जिन्हें रमेश सिप्पी ने पुलिस को पकड़वा दिया था। उन लोगों ने सिप्पी साहब के पैर पकड़ लिए, रोने लगे, मिन्नतें करने लगे कि बच्चों को छुड़ा दो, छोटे बच्चे हैं, अपराधी नहीं है, क्रिमिनल नहीं है। बाकी दूसरे लोगों ने भड़का दिया होगा, इसलिए गलती हो गई।
रमेश सिप्पी साहब को भी उन पर दया आ गई और साथ ही ये ख्याल भी आया कि अभी यहाँ लंबा काम करना है, लंबे दिन बिताने हैं, इसलिए लोकल लोगों का साथ होना चाहिए। उनसे झगड़ा करके फ़ायदा नहीं होगा, दिल दुखाने से कुछ नहीं मिल जाएगा। और रमेश सिप्पी साहब ने पुलिस से वो केस वापस ले लिया और बल्कि किया ये कि उन गरीब लड़कों को अपनी फिल्म यूनिट में काम पर भी रख लिया। तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी। यारी रोड मुंबई के राजेश बनवारी साहब ने हमसे पूछा है कि इस गाने को सुरैया जी के साथ किस मेल सिंगर ने गाया है। बनवारी जी, आपके सवाल का जवाब लेकर बस अभी हाजिर होता हूं। आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 बिग एफएम के इस प्रोग्राम के श्रोता यारी रोड मुंबई के निवासी राजेश बनवारी सिंह का सवाल है कि 1949 की फिल्म दिल लगी का ये गीत सुरैया के साथ किस मेल सिंगर ने गाया है। गीत के बोल है तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी। राजेश जी, आपको बताना चाहूंगा कि इस गाने में जो आप मेल वॉइस सुनते हैं वो वॉइस है एक्टर श्याम की। ये श्याम साहब ने अपने करियर में सिर्फ 2 ही गीत गाए हैं और दोनों गीत इसी फिल्म में गाए हैं। एक गीत है जिसके बारे में आपने पूछा, तू मेरा चांद और मैं तेरी चांदनी, और दूसरा है जालिम जमाना मुझको तुमसे छुड़ा रहा है। इस संयोग की बात है कि ये दोनों गानों में उनका साथ दिया है सुरैया ने। इस गीत में तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी में सुरैया के साथ पर्दे पर श्याम ही नजर आते हैं। श्याम एक अच्छे अभिनेता के साथ साथ गायक भी थे। नौशाद साहब की शागिर्दी में वो रियाज भी किया करते थे और फिल्म दिल लगी में नौशाद साहब ने उनसे 2 गीत गवाए भी। नौशाद साहब चाहते थे कि गायकी के हुनर को आगे बढ़ाएं, लेकिन श्याम को गायकी से ज़्यादा एक्टिंग का शौक था, इसलिए उन्होंने गाने की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। श्याम ने अभिनय की दुनिया में बहुत लंबा सफ़र तय नहीं किया, लेकिन बस कुछ फिल्मों से स्टार बन गए थे। उनकी फिल्में चली भी खूब, लेकिन एक फिल्म की शूटिंग के दौरान वो घोड़े से गिरकर घायल हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिर मुलाकात होगी, आप होंगे और हम होंगे सुनने को और सुनाने को इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।